हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स एज अगेन। टॉपिक फॉर द डे इज थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बाद आता है यूनिट, वही है डिमांड यूनिट, सेकंड चैप्टर ऑफ द डिमांड यूनिट। लेकिन हम चैप्टर वाइज ही पढ़ रहे हैं लेक्चर्स में। सो हम चैप्टर वाइज समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है थियरी ऑफ डिमांड। थियरी ऑफ डिमांड में तुम्हें बहुत हद तक मेरे साथ पढ़ना है, रादर देन हम हर चीज यहाँ लिखी हुई देखें। तो मेरे साथ साथ पढ़ते जाओगे। ग्राफ है इस चैप्टर में, अलग अलग तरीके से समझना है इस चैप्टर को। तो मेरे साथ पढ़ते जाओ, मैं ही पढ़ूंगा, मैं समझाऊंगा, तुम पढ़ो तुम समझाओ, चीजें करेंगे साथ में। ठीक है, देखते हैं पहले इस चैप्टर में है कौन कौन सी चीजें। इस चैप्टर में है लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड की कंप्लीट थ्योरी। फिर रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्यों है। फिर इस चैप्टर में गिवन गुड्स, दैट इज एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड। मैंने स्पेसिफिकली गिवन गुड इसलिए लिखा कि हम एक्सेप्शंस पढ़ेंगे समझेंगे, पर तुम्हें गिवन गुड्स ही आएगा। अगेन मान के चलो, ये हिस्टोरिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है, गिवन गुड्स के अलावा चीजें कुछ नहीं आती। फिर आएगा चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ये है पूरा पोर्शन जहां से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जहां से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है, यहीं पे है वो चैप्टर। एक एक करके देखते हैं जल्दी से कि क्या क्या है। ठीक है, मैं यहां से ही हटा देता हूं। अब देखो जल्दी से इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज क्या लिखी हुई है, लॉ ऑफ डिमांड। तुम लोगों को पता है डिमांड का मतलब क्या होता है। डिमांड इज नंबर ऑफ गुड्स दैट अ कंज्यूमर इज एबल एंड विलिंग टू परचेज एट अ पर्टिकुलर प्राइस। एक कंज्यूमर जितने गुड्स खरीदना चाहता है प्लस उसके पास एबिलिटी भी हो, उसे डिमांड कहते हैं। तो इतना याद रखना, डिमांड के लिए डिमांड इज एबिलिटी टू परचेज प्लस विलिंगनेस टू बाय। सो एबिलिटी और विलिंगनेस के कॉम्बिनेशन को ही डिमांड बोलते हैं। ये चीज याद रखना, नहीं तो लास्ट टॉपिक चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड समझ में नहीं आएगा। और इससे मीनिंग भी बन रहा है तुम्हारे डिमांड का, नंबर ऑफ गुड्स दैट अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू बाय। सिर्फ एबिलिटी होगी तो डिमांड नहीं होगा, सिर्फ विलिंगनेस होगी तो डिमांड नहीं हो सकता। भाई खरीदने की क्षमता तो, कैपेसिटी तो हो, और कैपेसिटी है बट खरीदने की इच्छा ही नहीं है, तो डिमांड नहीं हो सकता। सो डिमांड के लिए दोनों चीजें लगती है, एबिलिटी टू परचेज एंड विलिंगनेस टू बाय दैट प्रोडक्ट। दोनों चीजें मिला के ही डिमांड बनेगा। अब मेन चीज, थ्योरी ऑफ डिमांड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। इसी के अंदर आ जाएगा अजम्पशंस के साथ, हम पढ़ेंगे अजम्पशंस कैसे काम करते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट मतलब ceteris paribus। प्राइस रिमेन कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, ceteris paribus। ceteris paribus itself means price of a commodity is constant। सॉरी, प्राइस के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है, सॉरी। सो प्राइस के अलावा बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट माना गया है। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट का सिंगल वर्ड, लैटिन वर्ड क्या होता है, ceteris paribus। ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम, if the price of commodity increases, its quantity demanded falls। Do not ever try to write demand here। डिमांड मत लिखना, गलती हो जाएगी। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, आई गेस, आई पर्सनली बिलीव, जितनी थियरी तुम क्लास 11th में पढ़ते हो, जितने कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ डिमांड इज द इजीएस्ट वन अमंग ऑल। प्राइस बढ़ने पे किसी भी कमोडिटी के डिमांड फॉल, या प्राइस फॉल होने पे डिमांड राइज। मतलब सीधी भाषा में देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ब्रैकेट में हमेशा याद रखना सेटेरिस पेरिबस लिखना, या फिर फुल फॉर्म लिख सकते हो इसका, अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। और जब ये मीनिंग लिखो तो उसके बाद एक चीज याद रखना, इस चीज को सिंबॉलिकली, कि क्वांट डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, इनकम, टेस्ट, हैबिट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें हम बाकी सारे फैक्टर्स को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। सो लॉ ऑफ डिमांड ये बोलता है कि अगर हमने बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लिया तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है, और हो ही जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सेट्रिस पैरिबस हो,
पता चला प्राइस बढ़ा, डिमांड कम होनी चाहिए लेकिन लोगों की इनकम भी बढ़ गई, तो डिमांड कम नहीं होगी। प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़नी चाहिए लेकिन टेस्ट चला गया अब उस प्रोडक्ट से, तो डिमांड नहीं बढ़ने वाली। सो डिमांड कब बढ़ेगी? जब ये सारी चीजें भी साथ में काम करेगी। सो लॉ ऑफ डिमांड का ये बेसिक मीनिंग हुआ। जैसे मैंने पहले कहा था, इजीएस्ट अमंग ऑल, इजीएस्ट थियोरी, थ्योरी के साथ। अब हमने मीनिंग लिखा, अब हमें बनाना है शेड्यूल। सो लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल बनाते टाइम अपने ईगो को बीच में मत लाना। जितना इजी शेड्यूल बना पाओ उतना इजी शेड्यूल से रखना। सो शेड्यूल क्या बताता है लॉ ऑफ डिमांड का? एक जगह प्राइस, एक जगह क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस 1 2 3 4 5, क्वांटिटी डिमांडेड 5 4 3 2 1। इजीएस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर बना देना, सिंपल है यार। ज्यादा इच्छा हो तो इसको 50 40 30 20 10 कर लेना। नहीं मान रहा हूं मन तो 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 तो उल्टी गिनती हो गई। तो अगर मन नहीं मानता है तो इस चीज को उल्टी गिनती से भी तुम लोग कर सकते हो रिप्रेजेंट, बट कोशिश करना मन को मना लेना। बस तुम्हें इतना ही तो दिखाना इनवर्स रिलेशनशिप है। फिर आता है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या बता रहा है? इस तरफ हम ले लेते हैं प्राइस एक्सेस, इस तरफ क्वांटिटी डिमांड, एंड दिस इज लॉ ऑफ डिमांड का कर्व। प्राइस जब P1 से, यहां जगह लगेगी थोड़ी, P2 पे जाता है तो क्वांटिटी Q1 से Q2 पे चली जाती है। मतलब प्राइस फॉल, डिमांड इंक्रीज, और इनवर्स भी ये काम करेगा। सो लॉ ऑफ डिमांड का ग्राफ, इसको डिमांड कर्व बोल दो, एंड दिस इज डिमांड स्केड्यूल। सो डिमांड ग्राफ एंड डिमांड स्केड्यूल, ये दो चीजें बस बनानी। सो लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीट हो जाएगा। आई थिंक इजी है लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना। और लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें मैंने पहले ही कहा था, इतना ही बस समझना है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है। यहां तक तो हर बच्चे को समझ में आ जाता है। बस इतना याद रखना इस चीज के साथ कि ये चीज पढ़ते टाइम कि अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट याद रखना। दूसरी चीज, कोई बोलता है, बहुत बार बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर अजम्पशंस क्या होते हैं लॉ ऑफ डिमांड के? सो लॉ ऑफ डिमांड क्योंकि लॉ है, एक थ्योरी है, तो उसका जो अजम्पशन है वो अजम्पशन ही एक ही अजम्पशन है। अजम्पशंस हम लिखते जरूर हैं लेकिन वो एक अजम्पशन है जिसको हम जबरदस्ती इलेबोरेट करते हैं। सो लॉ ऑफ डिमांड का अजम्पशन है ceteris paribus, मतलब अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट। सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लो तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल। तो यही तो अजम्पशन हुआ। मतलब अगर मैं इसको एलैबोरेट करूं तो क्या होगा? इनकम रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस ऑफ अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट, सी टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, बार लगाने से कांस्टेंट होता है। डी हैबिट ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब हर चीज कांस्टेंट है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। पॉपुलेशन फैक्टर से लेके सब कुछ कांस्टेंट है। जो चेंज हो रहा है दैट इज प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी जो लॉ ऑफ डिमांड में ऑपरेट है। तो ये तो हमने वैसे भी लिखा हुआ है सेट्रिस पेरिबस। इसी अजम्पशन को अगर 3 नंबर में आता है तो तीन कोई भी पॉइंट उठा के, ये तीन लिखना थोड़ी कंजूसी सी लगती है इतने इजी टॉपिक में, तो हम क्या करते हैं, हम और भी सारे एजम्पशंस लिख देते हैं। जितने एजम्पशन आते हैं सारे लिख दो। हर चीज जो तुम्हें लगता है कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट लिख दो। सो अजम्पशन फुलफिल हो जाएंगे लॉ ऑफ डिमांड के। ठीक है। द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट वन इज रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ये टॉपिक है कि लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली ऑपरेट ही क्यों होता है। मतलब प्राइस बढ़ती है, ठीक है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड, यहां तक ठीक है, टेंशन नहीं है। द क्वेश्चन इज व्हाई। सो दिस वाई फैक्टर हमें यहां समझना पड़ेगा। सो उसके पांच अलग अलग पॉइंट्स हैं, समझते हैं एक एक करके। द फर्स्ट थिंग इज, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होने के पीछे लॉजिक है लॉ ऑफ DMU। आगे लिख देते हैं इंडियन लॉ, समझाऊंगा क्यों। सेकंड, याद रखने के कई फनी तरीके होते हैं, उसमें से एक फनी तरीका ये। सेकंड, इनकम इफेक्ट। थर्ड, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। फोर्थ,
न्यू कंज्यूमर्स। ये चार फैक्टर्स हैं, चार रीजन है जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है। अब समझते हैं क्या फैक्टर्स है और क्या रीजन है। सबसे पहले वाला लॉ ऑफ डीएमयू, जैसे मैंने बोला ये इंडियन फैक्टर है। इंडियन फैक्टर से क्या मतलब है मेरा, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज बनती है ये समझाने के लिए कि लॉ ऑफ डीएमयू रीजन क्यों है लॉ ऑफ डिमांड का। इंडियंस को नहीं समझ में आता ये थ्योरी, इंडियन को पता है, इंडियन बोलते हैं अरे इसके लिए थ्योरी बनाते हो, ये कोई थ्योरी बनाने की चीज है क्या। सिंपल सी चीज बताता हूं, जिस भी कमोडिटी की, ध्यान रखना, जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन लेवल का क्या होगा। तो सेटिस्फैक्शन लेवल को क्यों ना हम एमयू लिख दें, एमयू भी तो सेटिस्फैक्शन ही होता है। तो जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी उससे मिलने वाला एमयू सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगा। मुझे ये किसी किसी इंडियन को समझाने में कभी दिक्कत कभी तकलीफ नहीं हुई आज तक कि जैसे ही कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है सेटिस्फैक्शन लेवल का क्या होता है। तो मुझे पता है, मेरे सारे स्टूडेंट को पता है, मेरे आसपास पूरी दुनिया को पता है जो इंडिया में रहते हैं, कि यार प्राइस बढ़ेगी, कितना ही रिच क्लास हो, कितनी ही पुअर हो, रिच हो, मिडिल क्लास हो, कोई भी क्लास हो, प्राइस अगर बढ़ी तो खुशी तो नहीं मिलेगी, सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगा। और प्राइस कम होगी तो सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। सीधी बात है भाई, सस्ते में कोई चीज मिलेगी, सेल में मिलेगी, कितने, मैंने कहा तुम किसी भी कार से गुड लेने जाओ, तुम्हें अगर किसी के साथ कोई चीज फ्री मिली है, इट विल गिव यू सम प्लेजर, दैट्स इट। यूएस और यूरोपियन वर्ल्ड में या वेस्टर्न वर्ल्ड में इसके लिए सही में थियरीज बनी हुई है। तो वो ये बोलना चाह रहा है बस कि जैसी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, और जब सेटिस्फैक्शन ही कम हो जाता है तो डिमांड कम हो जाएगी। तो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम क्यों हो रही, क्वांटिटी डिमांडेड, लेकिन हम डिमांड से समझ रहे हैं सर। सो प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम क्यों हो रही है, क्योंकि प्राइस बढ़ने से सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, और वाइस वर्सा, प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ क्यों रही है, क्योंकि सेटिस्फैक्शन बढ़ जाता है। इतना ही तो है, कभी दिक्कत ही नहीं, इंडियन लॉ है। ठीक है। सेकंड, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट, बहुत सारे बच्चे इनकम इफेक्ट को गलती से या जानबूझ के बोलो या इग्नोरेंस बोलो, इनकम चेंज कर देते हैं। इनकम कांस्टेंट है, वो ये बोल रहा है लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम क्यों हो रही है, इनकम रिमेनिंग कांस्टेंट। तो यहां इनकम का मतलब हमेशा याद रखना रियल इनकम होती है, जिसको परचेजिंग पावर भी बोलते हैं। तो जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी, ध्यान रखना, रियल इनकम का मतलब क्या हुआ, रियल इनकम इज परचेजिंग पावर। तो जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, कंज्यूमर की जो खरीदने की कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, प्राइस बढ़ा, उसका असर क्या आएगा, रियल इनकम, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। अब तुम ज्यादा नहीं खरीद सकते। पहले तुम मार्केट जाते थे, तुम 5 रुपए के 20 गुड्स खरीद के लाते थे। अब मार्केट जाते हो, प्राइस हो गई गुड की 10 रुपए, तो तुम कितने खरीद पाओगे, तुम बोलोगे 10 ही गुड। तो क्या इनकम चेंज हुई, नहीं, इनकम अभी भी 100 रुपए तुम्हारी जेब में पड़ी हुई है, लेकिन अब तुम्हारी परचेजिंग पावर जो है दैट हैज गॉन डाउन, वो कम हो गई। तो इनकम इफेक्ट का मतलब कौन सी इनकम है, ये याद रखना, दिस इज रियल इनकम का इफेक्ट। सो प्राइस बढ़ने पे अगर परचेजिंग पावर कम हो गई तो ऑब्वियसली डिमांड कम हो जाएगी। सो रीजन क्या है डिमांड के कम होने का, परचेजिंग पावर, रियल इनकम। फिर आता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, यहां समझते हैं हम सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर्स तो लास्ट में समझ ही लेंगे। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज, जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी, एक्स कमोडिटी की, हमें ये पता करना है एक्स कमोडिटी की डिमांड कम क्यों हो जाती है। द प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी इंक्रीजेस, सो एक्स कमोडिटी के जो डिमांड है वो रिड्यूस क्यों हो गई। समझ रहे हो, एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ी तो एक्स कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि प्राइस जब किसी कमोडिटी की बढ़ रही है तो इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रही है, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। कैसे, पेप्सी कोक ले लेते हैं, हालांकि पेप्सी एंड कोक आर नॉट सब्स्टिट्यूट गुड्स, है सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स, लेकिन समझ में आता है। ठीक है। तो जैसी पेप्सी की प्राइस बढ़ी
लोग किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? कोक पे। नहीं चाहिए पेप्सी, भाई कोक ले लेंगे। सो वो कोक पे शिफ्ट हो गए, तो कोक की डिमांड बढ़ गई, तो हमारी कमोडिटी की डिमांड तो कम हो जाएगी। इससे पता चलता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का सीधा सा लॉजिक, कि एक गुड की प्राइस बढ़ने पे जो दूसरी कमोडिटी की डिमांड है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अब वो हमें रिलेटिवली सस्ती लगने लगती है। उसकी प्राइस बढ़ी नहीं है, बट नाउ इट साउंड्स रिलेटिवली सस्ती, इसीलिए हमारी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है। एंड द फोर्थ वन इज न्यू कंज्यूमर्स। ये आसान है बहुत। न्यू कंज्यूमर्स का मतलब क्या है? जैसे ही किसी कमोडिटी की प्राइस कम हो गई, और जो पहले उसको अफोर्ड नहीं करते थे, नाउ दे आर गोइंग टू अफोर्ड दैट प्रोडक्ट, नाउ दे गोइंग टू हैव दैट प्रोडक्ट, इजी अब उनके लिए अफोर्ड करना। तो जैसी कमोडिटी की प्राइस कम हुई, उन्होंने अफोर्ड कर दिया, डिमांड बढ़ गई। जैसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी, बहुत से एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं जो मार्केट छोड़ देते हैं, तो उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। तो दीज आर द फोर रीजन जिसकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड बना, और लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट होता है मार्केट में। सो दीज आर द रीजन फॉर ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नेक्स्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। बहुत सारे एक्सेप्शन, ट्रस्ट मी, बहुत सारे एक्सेप्शन है। जैसे एक एक्सेप्शन है गिवन गुड, जो हमें पढ़ना है। मैं और एक्सेप्शन बताता हूं। सॉल्ट इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मेडिसिन इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। मेडिसिन का प्राइस कम हो गया, तो क्या मेडिसिन खा लोगे बैठ के बहुत सारी? या मेडिसिन का प्राइस बहुत बढ़ गया और घर में किसी को कोई तकलीफ है, तो उससे बोलोगे नहीं नहीं, सर ने समझाया था लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता है, इट्स यूनिवर्सल लॉ, अभी जस्ट वेट, लेट द प्राइस गो डाउन, अभी आधी ही गोली खा लो। दिस विल नॉट वर्क। मूड अच्छा नहीं है, प्राइस कम होने पे हमने नहीं डिमांड करा, आज बहुत खुशी का दिन है, बर्थडे पार्टी, दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी मनाने गए हो, प्राइस बढ़ गया, दोस्तों से क्या बोलोगे? यार सुन यार, लॉ ऑफ डिमांड पड़ा हुआ था ना, अभी नहीं करते, कुछ दिन बाद मना लेंगे। इज्जत का भी तो सवाल होता है भाई कुछ। सो हम नहीं कर सकते काम। मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ डिमांड के मल्टीपल एक्सेप्शन है। आज मौसम अच्छा है, इच्छा हो रही है चलो बाहर खा के आएंगे, प्राइस बढ़ा है, कुछ नहीं होता। इतनी गर्मी, ह्यूमिड है यार, प्राइस कम हो गया लेकिन नहीं जाने की इच्छा हो रही, नहीं जाएंगे, प्राइस कम हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्सेप्शन बहुत सारे हैं, हमें कौन सा पढ़ना है? गिवन नोट्स। सो गिवन गुड्स देखते हैं। फर्स्ट जो है वो है ही है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स समझने का बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा तरीका है। गिवन गुड्स एक्चुअली इंफीरियर गुड्स होते हैं। लेकिन इंफीरियर और गिवन का एक सिंपल सा डिफरेंस है। इंफीरियर मतलब सब कुछ आ गया। एक अच्छा शू कंपनी का और एक लोकल शू में भी लोकल शू इंफीरियर हो सकता है। एक बहुत लग्जूरियस कार और एक सिंपल सी कार में सिंपल सी कार इंफीरियर हो सकती है। लेकिन गिफन में कार, शू, मोबाइल, इनके एग्जाम्पल्स नहीं लिए। गिफन, रॉबर्ट गिफन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने बोला कि मैं वही गुड्स लूंगा जो लाइफ की नेसेसिटी भी है, नहीं तो कभी थ्योरी ड्राफ्ट ही नहीं हो पाती। बहस होती कि यार मुझे तो नहीं लगता, तो बहस कहां नहीं होती? नेसेसिटी में। नेसेसिटी इज कॉमन फॉर ऑल। तो उन्होंने कौन से गुड्स उठाए? नेसेसिटी। सो गिवन गुड्स आर, बोला जाता है, दे आर नेसेसरीली इंफीरियर गुड्स, नेसेसरीली इंफीरियर गुड्स विथ नेगेटिव इनकम इफेक्ट। मतलब गिवन गुड्स के साथ क्या इशू है? उनका इनकम इफेक्ट कैसा होगा? नेगेटिव। मतलब किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ने पे या फिर कंज्यूमर की रियल इनकम कम होने पे, एक ही बात हुई। कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो कंज्यूमर की जो रियल इनकम है वो तो कम हो जाएगी। सो कंज्यूमर की रियल इनकम कम होने पे, कंज्यूमर रियल इनकम कम होती है, सो डिमांड फॉर गिवन गुड्स भी कम हो जाती है। सॉरी, डिमांड फॉर गिवन गुड्स बढ़ जाती है। उल्टा, जब किसी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ने पे क्या होना चाहिए? डिमांड बढ़नी चाहिए। लेकिन यहां डिमांड फॉर गिवन गुड्स कम हो जाती है, वाइस वर्सा। क्यों? अच्छा, इसको हम यहां देख रहे हैं रियल इनकम से, प्राइस से देखोगे तो उल्टा हो जाएगा ना। मतलब जिस भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ी, कंज्यूमर की रियल इनकम कम हुई, गिवन गुड्स की डिमांड कम हो गई। मैंने प्राइस से ना समझा के रियल इनकम से क्यों समझाया है? क्योंकि रियल इनकम से समझना और समझाना दोनों आसान होता है। जिस भी कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़नी चाहिए। ये लॉ ऑफ डिमांड है, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है। लेकिन गिफन के साथ नहीं है।
अब वो इंफीरियर क्वालिटी गुड्स नहीं लेगा। इनकम बढ़ने पे he'll not purchase inferior quality good, rather he shift to superior one। तो गिफन की डिमांड तो कम होगी ना। इनकम कम होने पे गिफन की डिमांड बढ़ क्यों गई? क्योंकि अब वो सुपीरियर नहीं ले पाएगा, वो सुपीरियर को भी छोड़ छोड़ के किस में आएगा? गिफन में। तो गिफन की डिमांड बढ़ गई, तो गिफन इज इंफीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। इसीलिए यहां पे लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। याद रखना, गिफन गुड्स के लिए गिफन गुड्स आर इंफीरियर तो है ही, लेकिन वो इंफीरियर के साथ साथ लाइफ की नेसेसिटी भी है। So giffen goods are necessarily inferior goods with negative income effect. With the increase in real income of the consumer, demand for giffen goods fall, and with the fall in real income of the consumer, demand for giffen goods rises. This is actually the syllabus का portion जो giffen goods होता है। giffen goods के अलावा एक और चीज है जो पढ़नी है, वो है वेबलन गुड्स। बाकी मैंने एग्जाम्पल बताए, मेडिसिन हो सकता है एग्जाम्पल, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। लॉ ऑफ डिमांड के सॉल्ट हो सकता है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। फैशन रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, द फैशन विच इज आउट ऑब्सोलीट, जो फैशन से बाहर जा चुके हैं गुड्स, उनकी प्राइस कम हो जाएगी तो भी तुम नहीं लोगे। जो चीज फैशन में प्राइस कितनी बढ़ जाए तुम्हें लेना पड़ेगा, फैशन में है इसीलिए। एक होते हैं वेबलन गुड्स, वो समझ लेते हैं क्या होता है। सो वेबलन गुड्स आर द गुड्स, तुम लोग देखोगे कभी ना कभी वेबलन गुड्स के बारे में कहीं पढ़ा होगा, जिनको प्राइस ही उनकी डिमांड होती है, मतलब उनकी प्राइस ही उनकी क्वालिटी। जैसे डायमंड, डायमंड के साथ क्या है? डायमंड की खुद की, डायमंड इज अ स्टोन। सो डायमंड इज अ प्रीशियस स्टोन जिसको यूजुअली ऑर्नामेंट्स में यूज करा जाता है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ग्लास कटर में भी यूज होता है। दैट इज नॉट द रीजन कि डायमंड डिमांड में। डायमंड की डिमांड उसकी ऑर्नामेंट की है, ठीक है। एक डायमंड है जो 50,000 रुपीज में सेल हो रहा है। जस्ट इमेजिन, डायमंड तुम्हारे शहर की सड़कों पे, हाट बाजार में 5 रुपए पे सेल होने लगे, बिक रहा है। ऐसा नहीं कि डायमंड की सप्लाई बहुत कम है, डायमंड इज इनफ है ना। सो 5 रुपए में सड़कों पे बिक रहा है। तो क्या ऐसा होगा कि लोग डायमंड के लिए मरेंगे? वाह, डायमंड 5 रुपए मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। और 5 रुपए अगली बार बढ़ के 6.5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, कम होके 4 भी हो सकता है। और डायमंड की प्राइस 5 रुपए हो गई। तो दुनिया में हर किसी के हाथ में डायमंड, अब डायमंड की वैल्यू क्या बची सोचो। सो डायमंड इज नो सच वैल्यू नाउ। तो वेबलन गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी प्राइस ही उनकी वैल्यू है, उनकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उनकी प्राइस है तो वैल्यू है। तो डायमंड यहां नहीं बिकेगा। कौन, अब क्या मतलब है डायमंड का? तो हम ले क्यों रहे थे डायमंड? मतलब हमने क्यों शो करा था कि आई हैव डायमंड? रीजन क्या था शो करने का? वो डायमंड है। अब अब वो डायमंड है, हमें नहीं चाहिए। सो ऐसे गुड्स जिनकी प्राइस ही उनकी वैल्यू होती, वहां पे भी एक्सेप्शंस हो जाते हैं लॉ ऑफ डिमांड के। पर वेबलन गुड्स नहीं आते। अच्छा, वेबलन गुड्स को कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन भी बोला जाता है। हालांकि वेबलन गुड्स के नाम से वो ज्यादा फेमस है, पर सिलेबस का पार्ट है गिफन गुड्स जो ज्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन है। तो बहुत सारे एक्सेप्शन नहीं आके गिफन गुड्स से एक्सेप्शन पूछे जाते हैं। फिर आता है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। इस चीज को समझने के लिए एबिलिटी और विलिंगनेस बस याद रखना सबसे अच्छे से, तो चीजें समझ में आ जाएगी। चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। मैंने अभी बताया डिमांड का मतलब होता है एबिलिटी टू परचेस प्लस विलिंगनेस टू परचेस। ऐसी कोई भी चीज जिससे एबिलिटी और विलिंगनेस दोनों चेंज हो, या दोनों में से कोई एक चेंज हो एटलीस्ट, तो डिमांड चेंज होगी। और दोनों ही कांस्टेंट रहे, दोनों ही चेंज ना हो, तो डिमांड चेंज नहीं होगी। जैसे यू गो टू द मार्केट, तो वहां पे 100 रुपए हाथ में है, तुम्हारी खरीदने की इच्छा है कि तुम 10 रुपए के 10 प्रोडक्ट लेके आओ। जब तुम मार्केट में, तो पता चला प्रोडक्ट की प्राइस 20 रुपए हो चुकी है, तो तुम 10 रुपए के 10 प्रोडक्ट ना लाके 20 रुपए के 5 प्रोडक्ट लाओगे। क्वेश्चन इज, क्या तुम्हारी एबिलिटी 100 रुपए चेंज हो गई? आंसर इज नो। क्वेश्चन इज, क्या तुम्हें उस प्रोडक्ट खरीदने की इच्छा नहीं बची? आंसर इज नो। क्या तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक? ये ऐसी मैंने बोल दिया वैसे। लेकिन ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो ये कि जब तुम सोचो तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदते टाइम एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी, मेरी इच्छा है खरीदने की, लेकिन दुकानदार देता ही नहीं है प्रोडक्ट। बोलता है 10 नहीं दूंगा, 5 ही दूंगा, क्योंकि प्राइस बढ़ गई है। तो प्राइस बढ़ने से सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ? मेरी गुड की क्वांटिटी कम हो गई। देर इज नो चेंज इन एबिलिटी, एबिलिटी चेंज नहीं हुआ। अब इनकम बढ़ गई, इनकम कम हो गई,
तो क्या होगा, एबिलिटी कम, टेस्ट ही नहीं बचा उस प्रोडक्ट को, मुझे पसंद ही नहीं है उस प्रोडक्ट को, मैं नहीं खरीदना चाहता। तो क्या हुआ, विलिंगनेस कम हो गई। मतलब ऐसा कुछ भी हो प्राइस के अलावा, अदर देन प्राइस, सो अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर होगा तो वो क्या चेंज करेगा, डिमांड। प्राइस क्या चेंज करेगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये है वो चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो फर्स्ट फैक्टर, फर्स्ट का निकल के आया, दिस इज ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दिस इज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। मैं कर्व बना के बताऊंगा अभी। दिस इज shift in demand curve. It is known as expansion or contraction in demand. It is known as increase or decrease in demand. ये तीन पॉइंट्स। और चौथा जो पॉइंट होगा वो होगा ग्राफ। नॉर्मल ग्राफ एक ही डिमांड कर्व है, उस पे मूवमेंट हो रहा है। सो मूवमेंट अलोंग दी सेम डिमांड कर्व, एक ही डिमांड कर्व, या तो एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा। और यहां पे सीधा सीधा बन गया नया डिमांड कर्व, या तो ऊपर शिफ्ट या नीचे शिफ्ट। पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हें टेस्ट ही नहीं पसंद, नया टेस्ट, तो तुम अब नए इंसान हो, तुम्हारा डिमांड कर्व चेंज हो गया। इनकम 100 थी 200 हो गई, नाउ यू आर अ न्यू पर्सन। अब डिमांड का लेवल चेंज हो गया। यहां पे क्या है, यू आर द सेम पर्सन, विलिंगनेस सेम है, इनकम भी सेम है, इच्छा भी सेम है खरीदने की, और टेस्ट सब कुछ सेम है, यू आर द सेम पर्सन, सिर्फ क्वांटिटी कम ज्यादा हो रही है। ये डिफरेंस आता है, ठीक है। अब इसको यूज कहां करना है, ये दोनों चीजों को, इसको तो नहीं, ये तो लॉ ऑफ डिमांड हमने यूज कर लिया। अब इसको चेंज इन डिमांड को यूज कैसे करते हैं। तो इसको यूज करने के लिए क्यों हमने पढ़ा ये सारे पॉइंट, कि चेंज इन डिमांड का ये मतलब होता है। सो चेंज इन डिमांड विच वर्क्स विथ अदर फैक्टर्स, इतना याद रखना। प्राइस चेंज हुआ है मतलब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हुआ है, एक ही डिमांड कर्व है। प्राइस के अलावा कुछ भी चेंज हुआ है, पूरा का पूरा डिमांड कर्व चेंज हो जाएगा। सो ये दो जगह यूज होता है। फर्स्ट, चेंज इन इनकम पहले समझ लेते हैं। वो बोलेगा इनकम बढ़ गई या कम हो गई, जो भी बोलता है वो चेंज इन इनकम के साथ। तो एक बात समझना, जब वो चेंज इन इनकम बोलेगा, इंक्रीज या डिक्रीज, मान लेते हैं उसने बोला इनकम इंक्रीज हुई, मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो हमें कितना बनाने पड़ेंगे, दो ग्राफ, ये भी याद रखना, एक इंफीरियर गुड और एक नॉर्मल गुड्स। सो अच्छा, अब चेंज इन इनकम मतलब क्या होगा, सबसे पहले दिमाग लगाओगे तुम लोग कि डिमांड कर्व चेंज होगा या एक ही डिमांड पे चेंज होगा। मैंने अभी बताया प्राइस के अलावा कुछ भी चेंज हो, पूरी की पूरी इनकम चेंज हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, चेंज इन इनकम फर्स्ट इज नॉर्मल गुड्स एंड दिस वन इज गिवन और इंफीरियर। सो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा, जैसे ही इनकम बढ़ी, लोग अपनी डिमांड बढ़ा देंगे, D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। इंफीरियर गुड के साथ क्या होगा, गिवन के साथ D1 से D2 पे शिफ्ट हो जाएंगे। ये है यूज ऑफ चेंज इन डिमांड। फर्स्ट यूज, क्वेश्चन आता है, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन डिमांड कर्व इफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। दिस विल शिफ्ट द डिमांड कर्व ईदर राइट और लेफ्ट, राइट इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, लेफ्ट इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स। फिर एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इफ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज। सो रिलेटेड गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, रिलेटेड गुड्स समझ लेते हैं। दो टाइप के रिलेटेड गुड्स होते हैं। एक रिलेटेड गुड होता है सब्स्टिट्यूट, और एक रिलेटेड गुड होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब सब्स्टिट्यूट गुड के साथ समझ लेते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री के साथ समझ लेते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड, यहां मैं ले लेता हूं प्राइस ऑफ टी, यहां ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, यहां ले लेते हैं प्राइस ऑफ कार, यहां ले लेते हैं क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कार। दो अलग अलग एग्जाम्पल है, दो डिमांड कर रहे हैं। पहला सिचुएशन ध्यान रखना, वो बोलता है कॉफी की प्राइस बढ़ गई, ये टी है,
बट कॉफी एक अलग दुनिया है। कॉफी इज ए सब्सटीट्यूट ऑफ टी। कॉफी की प्राइस बढ़ गई तो लोग किसकी तरफ भागेंगे? दिल मूव टू टी। सो कॉफी की प्राइस बढ़ना क्या होगा? टी की डिमांड को बढ़ा देगा। अच्छा, अब हमने नया डिमांड कर्व क्यों बनाया? क्योंकि प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी चेंज हो रहा है। प्राइस चेंज होता तो वही होता जो हमने अभी तक बनाया लॉ ऑफ डिमांड में। सो कॉफी की प्राइस बढ़ने से क्या हुआ? अदर कमोडिटी की वजह से हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो सब्सटीट्यूट के केस में रिलेशनशिप कैसा हुआ? पॉजिटिव। ये बढ़ा, ये भी बढ़ गया। अब आते हैं यहां पे। यहां सिचुएशन है कि पेट्रोल की जो प्राइस है वो बढ़ गई। तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो क्या होगा भैया? कार जो है, ये पेट्रोल कार ही है। सो कार की जो डिमांड है वो कम हो गई। रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव। क्योंकि यहां पे उल्टा रिएक्शन हो रहा है। एक चीज की प्राइस बढ़ेगी, दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियसली कार की डिमांड कम करोगे, लेकिन डिमांड कम नया बनेगा। ये यूटिलाइजेशन है, ये इंप्लीकेशन है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। फिर समझते हैं एक बार। लॉ ऑफ डिमांड मीनिंग शेड्यूल ग्राफ, ये लिखना है तुम्हें। लॉ ऑफ डिमांड में यही होता है, लॉ ऑफ डिमांड। देन रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, चार अलग अलग रीजंस है। लॉ ऑफ डीएमयू इंडियन वाला, इंडियन तरीके से समझ लेना। लॉ ऑफ डीएमयू इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, न्यू कंज्यूमर्स। फिर गिफन गुड्स, गिफन गुड्स इज एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। वेबलन भी समझ सकते हो उसके साथ, बट गिफन से ही क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर बात है। फिर है चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन डिमांडेड। चेंज इन डिमांड ड्यू टू other factors, change in quantity demanded due to price. That's it. So that's it in theory of demand chapter. इतना ये theory of demand, इसको पढ़ो अच्छे से, बहुत अच्छे से, क्वेश्चन सॉल्व करो। डाउट्स होगा तो टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग सो केयरफुली। थैंक यू बच्चे।